ये 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा टफ क्वेश्चन है ना। क्या बोला है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सिलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये तो हम लोग जानते हैं, एक्सिलरेटेड फ्रेम क्या होता है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। A coordinate system fixed on a circular disk rotating about a fixed axis with constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame। क्या बोला है? ये डिस्क रोटेट कर रहा है, तो अगर हम लोग क्या करें, एक कैमरा लगा दें यहां पर सपोज, जो डिस्क के साथ साथ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे डिस्क रोटेट हो रहा है तो कैमरा भी रोटेट हो रहा है। तो अपना फ्रेम क्या है? भले उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है। तो भाई वो अगर कोई भी चीज घूम रही है तो उसमें टुवर्ड द सेंटर क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। जानते कि नहीं जानते? तो ये क्या होगा? एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा। तो इसलिए ये क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर डिस्क घूमते हुए डिस्क के साथ अगर हम लोग एक कैमरा फिक्स कर दें जो कि डिस्क के साथ साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब द रिलेशनशिप बिटवीन एफ रॉट, ये क्या है? एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ रोटेटिंग डिस्क। तो एक रोटेटिंग डिस्क में अगर एक m मास है तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है? f रॉट। और f इन क्या है? एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम। तो दोनों के बीच का क्या लिखा है? रिलेशनशिप लिखा है। ऐसे ही एक फ्रेम है जो ओमेगा से घूम रहा है, उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है, वो दोनों के बीच का क्या लिखा है? रिलेशनशिप। क्या है? एफ रॉट बराबर एफ इन प्लस 2m वी रॉट इंटू ओमेगा प्लस m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। तो देखो, v रोटेशनल क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेलोसिटी। r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डिस्क। डिस्क के सेंटर से पोजीशन जो r है, ठीक। फिर कंसिडर अ स्मूथ स्लॉट अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो अपन क्या किया? मास को ओपन नहीं रखे, अपन मास को क्या कर दिए? डिस्क में एक स्लॉट बना के उस पर फिक्स कर दिए। तो जो मास है वो स्लॉट के अलोंग ही मूव कर सकता है, इधर उधर उसको क्या है? रिएक्शन लगेगा और वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता। अब क्या बोला? वी असाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द ओरिजिन। ओरिजिन को आप सेंटर माने 0,0। द डिस्क का स्लॉट को ले लिया आप एक्स एक्सिस, तो डिस्क के स्लॉट के अलोंग जो भी डायरेक्शन होगा उसको आई कैप से मार्क कर देंगे अपन, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। और ओमेगा ये नहीं, ये जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जेड के अलोंग है, तो वो क्या होगा? के। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग को दे दिया, देखो जेड एक्सिस रोटेशन एक्सिस है और ओमेगा उसी के अलोंग है, ओमेगा के। अब एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम को जेंटली प्लेस्ड कर रहे हैं, कहां पे? r by 2i पे एट इक्वल टू 0। हमको ये बताना है कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द स्लॉट। अब सवाल क्या पूछा है देखते हैं। पहला तो ये पूछा है द डिस्टेंस r ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t इज, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये डिस्क बना है और ये क्या बना है? स्लॉट बना है। और जो अपना मास है वो कितने दूर पे है? r by 2 पे है। अभी डिस्क ओमेगा से रोटेट हो रहा है। डिस्क क्या हो रहा है बच्चों? ओमेगा से रोटेट, ठीक। तो ये डिस्क को अगर माने तो ये रोटेटिंग डिस्क है, तो मतलब इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तभी तो डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट इट सेंटर। क्या लग रहा होगा? हर पॉइंट पे क्या लग रहा होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अब इसके कारण इस ऑब्जेक्ट जो भी इस डिस्क के ऊपर रखा रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? डिस्क के रेस्पेक्ट में जितना एक्सीलरेशन डिस्क है उतना ही उल्टा एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा उन पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स उतना ही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो बताओ इस ग्रूव पे जो m मास रखा है उसको क्या लग रहा होगा? एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक, जो कि वेरिएबल है। क्यों? अभी r by 2 पे है तो इस पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलग है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज होता जाएगा, ग्रूव के अलोंग मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो एक्सीलरेशन अपना क्या है? वेरिएबल। हमको क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है? पोजीशन एट एनी टाइम t। अब हमको पता है वो अलोंग i ही मूव करेगा, क्योंकि i क्या माने हैं? अलोंग द स्लॉट, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, इसको देखो, रिएक्शन इधर और इधर से मिल रहा होगा मैं मानता हूं, n1 और n2। वो क्या करेंगे? स्लॉट में इसको बना के रखेंगे, स्लॉट में ही रहेगा। दूसरा,
इसका वेट डाउनवर्ड जो लग रहा होगा उसको mg जो लग रहा होगा उसको एक बेस से ऊपर लग रहा होगा, लेकिन अलोंग द ग्रूव उसको मूव कौन करा रहा होगा? जो रेडियल फोर्स लग रहा है वही मूव करा रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो वो किसी भी पोजीशन पे रहेगा अपना, तो सपोज सेंटर से कितना डिस्टेंस है आर, तो उसको कितना एक्सेलरेशन लगेगा? आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन। ठीक, अब एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया है? पोजीशन। ठीक, तो हम लोग को अगर वेलोसिटी चाहिए, कि वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो पोजीशन निकालेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को लिखते हैं v dv बाय dr, ये लिख सकते हैं, बराबर r ओमेगा स्क्वायर। यहां से v dv बराबर क्या आ गया? r ओमेगा स्क्वायर dr। ठीक, क्या गया? r ओमेगा स्क्वायर dr। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करते हैं, प्रॉपर लिमिट डाल के इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो, इनिशियल पोजीशन क्या था? r/2। इनिशियली उसको रेस्ट पे छोड़ा गया है, जब आगे खिसकता है सपोज उसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाती है? v, और उसका जो पोजीशन हो जाता है वो क्या हो जाता है? r। हरी बस में इंटीग्रेट करते हैं, इसका क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2 आएगा, अपर लिमिट डालेंगे v, लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0, तो खाली क्या बचेगा? v स्क्वायर बाय 2। इसका ओमेगा स्क्वायर कहां जाएगा? बाहर। और r का क्या होता है? r स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 तो बाहर आएगा, एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। ये समझ में? ठीक, ये आ गया। अब क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहां से। तो v क्या आएगा? देखो, ये 2 से ये 2 कैंसल, ओमेगा तो अंडर रूट से कहां जाएगा? बाहर, और अंदर क्या बचा? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4, ये बचा। अब आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना? हमको निकालना है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो v को क्या लिख देंगे? dr बाय dt। तो ये क्या आएगा? ओमेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4, क्या है? सॉरी, अंडर रूट भी है, क्या है? अंडर रूट। ठीक है, इधर अब dr बाय अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 बराबर क्या आएगा? ओमेगा dt। यह है। अब फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये रखेंगे 0 से t तक, लेकिन जब समय 0 था ये कहां पे था? r/2 पे, और फिर कहां चले जाता है? r पे चले जाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है? इधर, ठीक है? अब ये जो इंटीग्रेशन है इस तरफ वाला, ये तो बहुत सिंपल है, क्या होगा? ओमेगा टी, 0 रखेंगे तो 0, t रखेंगे तो t। ये है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का। तो अपने को ये इंटीग्रेशन याद रखना है बच्चों, कि अगर आपका ऐसा है dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका होता है log मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। ठीक, प्लस सी, अपन तो लिमिट लगाएंगे तो प्लस सी भी है, ऐसा घबराना मत, ठीक है? अब लगाते हैं यहां पर, तो क्या लगेगा? इधर का इंटीग्रेशन आएगा ln, इंटीग्रेशन क्या होगा? ln, x की जगह यहां पर क्या है? r, तो क्या आएगा? r स्क्वायर नहीं, x की जगह पे तो r ही है ना, तो क्या आएगा? r प्लस अंडर रूट में सेम वैसी क्या? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4, ये समझ में? ठीक, लेकिन अभी लिमिट डाला नहीं है, लिमिट क्या डालेगा? 0 से r, क्या सॉरी r/2 से r डालेगा। एक बार r डालेंगे तो यही टर्म आ जाएगा, क्या? r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4, यही आ जाएगा। और r/2 डालेंगे तो ये क्या होगा? r/2, यहां पर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाय 4, r स्क्वायर बाय 4 माइनस r स्क्वायर बाय 4 कैंसल, तो क्या बचेगा? खाली r/2। तो यहां नीचे क्या लिख लेते हैं? r/2 बराबर क्या आया? ओमेगा टी। इतना समझ में आया? अब क्या करना है अपने को? तो r का वैल्यू चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो log को हटाना पड़ेगा। log हटाने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? e का पावर चढ़ा दो,
तो यहां से ई का पावर चढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 बाय आर बाय 2 बराबर ई का पावर ओमेगा टी। इसको उधर भेज दो, तो आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 बराबर आर बाय 2 ई का पावर ओमेगा टी। यह है। अब क्या करो, इस आर को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस आर यहां से गायब हुआ, यहां क्या आ गया माइनस आर। अब इसको वो कर दो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4। अब ये क्या आएगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। क्लियर, आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, कटा ना, कटा, हाँ। अब ये वाला टर्म को क्या करते हैं, इधर उसको उधर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसल, तो क्या हुआ आर ई का पावर ओमेगा टी आर बराबर आर स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकल जाएगा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस ई का पावर 2 ओमेगा टी। यहां तक समझ में आया? एक आर से एक आर कैंसिल, स्मॉल आर बराबर क्या आ गया आर बाय 4, ये इधर जाएगा तो ई का पावर माइनस ओमेगा टी प्लस ई का पावर ओमेगा टी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये पूछा है पहला पार्ट में, क्या पूछा है पहला पार्ट में पोजीशन, तो आया डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट में, क्या पे आते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमको पूछा है द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज। ठीक, अब देखो ये डिस्क जो है ना, एक ग्रूव बना हुआ है और इसमें एम मास है। एक तो हम लिख ही सकते हैं क्या प्लस एम जी के, क्या जैसे डिस्क के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, वर्टिकल फोर्स mg नीचे लगा रहा होगा, तो वो नीचे जा नहीं रहा ना, अलोंग z एक्सिस कोई मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो अलोंग z एक्सिस मोशन नहीं हो रहा, इसलिए एक तो रिएक्शन क्या लग रहा होगा mg के अपवर्ड लग रहा होगा, तो एक प्लस mg के तो हो गई, तो इस ऑप्शन में भी इस ऑप्शन में भी ये दोनों ऑप्शन अपने आप क्या हो गए गलत हो गए। ठीक, अब दूसरा फोर्स, तो आपको पता है ये अभी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो एक तो इसको जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है रिएक्शन फोर्स, कौन सा जो इसको स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करके रखा हुआ है। भाई नहीं तो ये इधर स्लाइड हो जाएगा ना, अभी स्लाइड होने से क्यों रुका है, इधर उधर क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि एक रिएक्शन कौन दे रहा है ये दे रहा है। ठीक, तो वो रिएक्शन जो होगा वो कौन होगा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अब स्लॉट के अलोंग अगर अपन आई कैप ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर वाला क्या होगा जे होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये जे के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके लिए अपन पैराग्राफ में वापस आते हैं। पैराग्राफ में ये इक्वेशन दिया है बच्चों, इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से फोर्स और रोटेशनल फ्रेम के हिसाब से फोर्स। ठीक है, ये तो इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से वाला फोर्स हो गया। अब इसमें दो चीजें दी हैं, एक तो ये दिया है पार्ट और एक ये दिया है दो पार्ट। पहले इनका डायरेक्शन निकाल के देखते हैं किसके अलोंग हो रहा है। ठीक है, पहले तो ये देखो ये वाला, तो एम तो एम ही लिखेंगे अपन, ये ओमेगा क्रॉस आर करते हैं, क्या करते हैं ओमेगा क्रॉस आर। तो देखो ओमेगा किसके अलोंग है, ओमेगा जो है वो है के अलोंग, और आर किसके अलोंग है आई के अलोंग। तो अपने को पता है आई जे के, हम लोग क्या करें ओमेगा क्रॉस आर, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा प्लस जे, क्या आया प्लस जे, क्रॉस फिर से ओमेगा, तो प्लस जे का क्रॉस कर रहे हैं फिर ओमेगा से मतलब के से, तो वापस क्या आ गया आई, तो मतलब ये वो वाला फोर्स है जो अलोंग द ग्रूव लग रहा है। तो ये रिएक्शन थोड़ी होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो ग्रूव से मिल रहा है ना कांटेक्ट के कारण। ये वाला फोर्स तो हो गया कौन सा जो सेंट्रीपिटल अलोंग द लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? दूसरा चीज, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं ये क्या है। तो ये है v क्रॉस ओमेगा, तो v जो था r के अलोंग था, रेडियस के अलोंग है, तो v किसके अलोंग है i, क्योंकि रोटेशनल फ्रेम के हिसाब से तो ग्रूव के अलोंग ही बढ़ रहा है, रोटेशनल फ्रेम क्या देख रहा है उसको ग्रूव के अलोंग बढ़ते हुए, i के अलोंग बढ़ते हुए देख रहा है। तो v रोटेशनल किसके अलोंग है i के अलोंग, और ओमेगा किसके अलोंग है k के अलोंग, तो i
क्रॉस के क्या होगा, जे, आई क्रॉस के क्या होगा, जे माइनस जे, ये जे के लॉन्ग। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट वो क्या बता रहा होगा, रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन। एक तो एमजी के निकल गया, दूसरा रिएक्शन ये बताएगा जो ग्रुप से लग रहा है, साइड वॉल से। अब वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं वो। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, ये करना है। अब वी रोटेशनल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आर। तो आर तो निकाल चुके हैं अपन भाई, आर क्या निकाले अभी, r/4 ई का पार प्लस ये आया है, आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको क्या कर दो, अच्छा ये किसके अलॉन्ग रहेगा, और ग्रुप के अलॉन्ग, तो आई, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कर दो dv/dt, तो ये आ जाएगा r/4। इसको करोगे तो यही रहेगा, एक माइनस ओमेगा सामने आएगा। इसको करोगे तो यही रहेगा, एक ओमेगा सामने आ जाएगा। तो दो ओमेगा से मिलके क्या बन गए, ओमेगा। और यहां क्या आ जाएगा, ये तो ई का पार ओमेगा टी रहेगा, माइनस ई का पार माइनस ओमेगा टी, ये आया। ये भी किसके अलॉन्ग रहेगा अभी, आई के अलॉन्ग, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, रिएक्शन फोर्स ग्रुप से, रिएक्शन फोर्स किससे, ग्रुप से। तो उसके लिए अपने को कहिए टीएम वीएम वी रोटेशनल क्रॉस आर, तो वो क्या आ जाएगा 2m इंटू वी रोटेशनल, वी रोटेशनल कितना है आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 ई का पार ओमेगा टी माइनस ई का पार माइनस ओमेगा टी, और कौन सा आया है, आई कैप क्रॉस क्या, ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा के। तो आई क्रॉस के क्या होगा, जे, और इनका क्रॉस करोगे तो एक क्या गया, ओमेगा क्यूब हो गया। अरे यार सॉरी, एक मिनट, ये ओमेगा और ये ओमेगा आएगा तो कॉमन निकलेगा ना, समझिए, ठीक है, सॉरी। तो यहां क्या आएगा, एक ही ओमेगा, एक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो ओमेगा और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2m, तो 2m रहेगा, स्केलर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे। तो क्या आएगा 2m आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 ई का पार ओमेगा टी माइनस ई का पार माइनस ओमेगा टी, और जे। तो ये 2 जा कट गया, ये क्या हो गया, हाफ m आर ओमेगा स्क्वायर ई का पार ओमेगा टी माइनस ई का पार माइनस ओमेगा टी जे। तो एक रिएक्शन ये हो गया ग्रुप से, और एक रिएक्शन mg के, सही ऑप्शन सी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, पक्का क्लियर है। बढ़े आगे, क्वेश्चन क्या बोला है, अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये है बच्चों एक ब्लॉक, ये एंगल 45 डिग्री है, इस पे क्या रखा है, एक ब्लॉक। फिर क्या बोलता है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइंड प्लेन इज 3 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। तो अगर इसको जस्ट ऊपर पुश करना है, मतलब ये अभी मूव किधर करने वाला है, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। और नीचे क्या लगेगा, दूसरा mg sin थीटा भी लगेगा नीचे। तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा मिलके रोकने की कोशिश करेंगे। तो जब ये जस्ट ऊपर स्लाइड होने वाला है, तब अपने को F फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg cos थीटा, क्योंकि यहां रिएक्शन n मिलेगा और इधर जो रिजॉल्व करेंगे वेट को तो mg cos थीटा आएगा, ठीक है। तो म्यू mg cos थीटा, ये हो गया F। ये क्या हो रहा है, जस्ट ऊपर स्लाइड करने वाला है। दूसरा, अब ये जस्ट कहां स्लाइड करने वाला है, डाउनवर्ड। जस्ट कहां स्लाइड करने वाला है, डाउनवर्ड। अब जस्ट डाउनवर्ड स्लाइड करने वाला है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के ऑपोजिट। तो सेकंड केस में फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर, लेकिन mg sin थीटा कहां लगेगा, ठीक। तो F अब क्या होगा, mg sin थीटा, F डैश लिखते हैं, माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो एक बार फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, और एक बार फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, F का, ठीक है। अब अपने को क्या दे दिया, ये जो फोर्स है वो इस फोर्स के कितना है, 3 टाइम्स है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज 3 टाइम्स क्या, mg sin थीटा माइनस म्यू mg
कॉस थीटा। ठीक है, तो mg 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 कट गई। ठीक है, साइन थीटा कितना होता है 1/√2। अच्छा एक काम करते हैं ना, टेन थीटा निकालते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर ये क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 म्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 4 म्यू कॉस थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा। 4 कितना जा 1/2। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 2। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। tan 45 क्या है 1। तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा 1/2। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा म्यू 1/2। तो हमको निकालना है tan का वैल्यू, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 म्यू 10 इंटू 1/2, सॉरी 10 म्यू का वैल्यू निकालना है ना, तो n बराबर क्या होगा 10 इंटू 1/2, तो कितना आएगा 5। ठीक है, समझ में आए वाला। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है, सेम। इस बार अपने को क्या बनाना है ग्राफ। तो बच्चों आप खुद सोचो, सपोज ये आपका इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे और क्या रखा है एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास m इंक्लाइन प्लेन थीटा पे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। tan थीटा मतलब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा है, मतलब ये नीचे स्लाइड होने वाला है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो नीचे क्या होगा स्लाइड हो जाएगा। फिर क्या बोला द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन। ठीक है, P फोर्स लगा के उसको स्टेशनरी रखने की कोशिश की है। फिर P इज वेरिड फ्रॉम P1 mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा टू P mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, द फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस द P ग्राफ विल लुक लाइक। कैसा लुक करेगा ये अपने को बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 ऑप्शन अपने को दिया है, तो खुद सोचो। अभी ये तो नीचे गिर जाएगा, अभी P को भूल जाओ, तो अभी नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, और ये तो अभी स्लाइड हो जाएगा क्योंकि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू दिया है, तो ये कितना है म्यू mg cos थीटा। और अभी बड़ा कौन है नीचे वाला बड़ा है, तो ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो इनिशियली ये दोनों का जो डिफरेंस होगा म्यू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है P, वो P प्रोवाइड कर रहा है। और P अप द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव लेना है, तो पहला ऑप्शन यहां होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अगर आप बनाना है ना अपने P का P1 फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप बनाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स अभी कहां लग रहा है ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक, उसके बाद देखो आप P फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, ये P फोर्स को क्या करोगे बढ़ाते जाओगे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि फ्रिक्शन उतना ही कांस्टेंट रहेगा, अब ये ऊपर मूव करने लगेगा। अब क्या होगा जैसे जैसे लोड P लेते जा रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन क्या करेगा अपना जो फोर्स लगा रहा था वो कम, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लिमिटिंग केस में लगता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता है वेरिएबल होता है, वो तो डिपेंड करता है कि जितना कमी हो रहा होगा वो फ्रिक्शन दे रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो P फोर्स अब वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन उतना ही अपने आप को क्या करते जाएगा कम करता जाएगा। आ रही बात समझ, जितना टाइम्स आप बढ़ाओगे उतना टाइम्स अपने आप क्या करेगा कम करेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा कम होगा कम होगा कम होगा, और जिस केस में P इतना हो गया, P बराबर क्या हो गया mg sin थीटा, तो डाउनवर्ड फोर्स को कौन संभाल ले रहा है P संभाल ले रहा है। P संभाल ले रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद P को और आप फिर बढ़ा दिए, अब mg sin थीटा बड़ा हो गया तो अब वो ऊपर स्लाइड हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फिर से आ जाएगा। फ्रिक्शन बोलेगा अब मैं कहां लगूंगा नीचे की तरफ। ठीक, और फिर उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी जब तक कि mg sin थीटा और म्यूजी cos थीटा, म्यूजी cos थीटा इतना नहीं हो जाता कि P का वैल्यू दोनों का सम हो जाए, P का वैल्यू दोनों का सम हो जाए। उसके बाद तो फ्रिक्शन उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा स्लाइड होने लगेगा। तो अपना ग्राफ कौन सा होगा बच्चों ए। ये समझ में आया पक्का क्लियर है। बढ़े आगे, तो ये क्वेश्चन तो बना लिए, ये भी बना लिए, ये भी बना लिए, बचा क्या अगला क्वेश्चन। ठीक, क्या बोला है अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। चलो भाई पैराबोला बनाते हैं। ये वायर है, इसको बेंट कर दिए किस फॉर्म में पैराबोला। ठीक, इक्वेशन क्या दिया पैराबोला का अपवर्ड पैराबोला y बराबर kx स्क्वायर विद द बिड ऑफ मास m ऑन इट। एक बिड भी है इसके अंदर क्या
एमएस का बीट मतलब समझते हो ना बच्चों आप लोग, मोती। The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point on the parabola when the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the x-axis with a constant acceleration a. मतलब इसको इधर ले जा रहे हैं, कितने एक्सीलरेशन से? a से। तो इसको इधर एक्सीलरेशन से ले जा रहे हैं बच्चों, तो इसको क्या लगेगा? एक सूडो फोर्स लगेगा। अभी पैराबोला का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसका टेंजेंट क्या होता है? तो सरफेस फ्लैट, सरफेस है ही नहीं ना, सरफेस कोई नॉर्मल फोर्स लगा ही नहीं सक रही है, तो स्लाइड होगा। क्या होगा? स्लाइड। उसके बाद देखो सरफेस कर्व होते जा रही है, तो फिर वो क्या करेगी? नॉर्मल फोर्स लगा के स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो हमको क्या बोला है? द वायर इज नॉट एक्सिलरेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? तो सपोज हम क्या करते हैं, बीट किधर चढ़ेगी? पीछे की आगे? पीछे। कहां चढ़ेगी? पीछे। पीछे चढ़ के यहां पहुंच गई, बीट कहां पहुंच गई? यहां पे। अपन क्या करते हैं, यहां पर ही अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये बना दिया अपन स्लोप। ठीक, क्या बना दिए? स्लोप। तो अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? dy बाय dx। क्या होता है? dy बाय dx। और थीटा क्या होता है? ये वाला एंगल ले लो, है ना। ऐसा मत घबराना, इधर भी ले सकते हो, इधर भी। अपने को मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। क्या से मतलब है? मैग्नीट्यूड से मतलब। ये वाला एंगल भी थीटा ले सकते हो। ठीक, अब आया टेन थीटा बराबर dy बाय dx। तो टेन थीटा dy बाय dx होगा, करो dy बाय dx क्या आएगा? 2k x। कितना आएगा? 2k x। ये आ गया अपना टेन थीटा का वैल्यू। अब हम माने यहां पर है वो, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का, फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज ये कितना एंगल बना रहा था सरफेस से? थीटा। तो इस तरफ उसको क्या लगेगा बच्चों? एक रिएक्शन मिलेगा। इस तरफ क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स, मास इनटू जिधर एक्सीलरेशन उसका ऑपोजिट। और नीचे क्या लगेगा? mg। तीन फोर्सेस हैं। ठीक, और थीटा एंगल कौन सा है? ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा। अपन क्या करते हैं? रिजॉल्व कर लेते हैं। तो सिर्फ n को रिजॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा, तो सिर्फ n को ही रिजॉल्व करते हैं। ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इधर क्या आएगा? n साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा? n कॉस थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में, तो अपन क्या बोल सकते हैं? n साइन थीटा बराबर ma n कॉस थीटा बराबर mg। दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड। nn कट गई। टेन थीटा बराबर क्या आया? a बाय जी। टेन थीटा बराबर क्या आया? a बाय जी। क्लियर बात? और टेन थीटा का वैल्यू क्या लग सकते हैं? तो 2kx बराबर a बाय जी। तो यहां से नया इक्विलिब्रियम पोजीशन का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a बाय 2k जी। समझ में आया? a बाय 2k जी विथ रेस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम द, अपने को क्या बताना है? फ्रॉम द वाई एक्सिस। फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ही होता है। तो वही आ गया आंसर, a बाय 2k जी। कौन सा है? b। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़े बच्चों? इसमें बताते चलिए। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को? अगला क्वेश्चन पढ़ना है ना, ये करना है अपने को। द ब्लॉक ऑफ बेस 10 बाई 10 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब अपने पास क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है और उसमें ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का डायमेंशन क्या है? बेस कितना है? 10 और हाइट कितने की है? 15। ठीक है, ये सेंटर हुआ। अब क्या बोला है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू बराबर √3। ये लिखा हुआ है। अब अपने को बोला है द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0। मतलब 0 से धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक, हमको बताना है एट थीटा इज इक्वल टू 30 द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द, इन्हें वही टॉपल होगा कि स्लाइड होगा, मतलब ऑप्शन दिया है। तो ये चेक कर लेते हैं कि स्लाइड होने के लिए क्या कंडीशन है और टॉपल होने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक, तो पहले देखते हैं फॉर स्लाइडिंग। क्या देखते हैं बच्चों? स्लाइडिंग। फॉर स्लाइडिंग के लिए कौन सा एंगल पे स्लाइड होना चालू हो जाएगा? तो आपको पता है स्लाइड कब होगा? जब नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? mg sin थीटा। वो किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है। फिर फ्रिक्शन बराबर हुआ, उसके बाद जस्ट एंगल थीटा बढ़ाओगे तो स्लाइड हो जाएगा। तो किस एंगल पे स्लाइड होगा? जिस एंगल पे अपन क्या लिख सकते हैं? mg sin थीटा बराबर √3 mg cos थीटा।
म्यू इंटू एन, एन वैल्यू होगा ना यहाँ, एन एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब एम जी कट गया, टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √3, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे स्लाइड होगा, उससे पहले स्लाइड नहीं होगा। अब देख लेते हैं उससे पहले टॉपल तो नहीं हो जा रहा है, ठीक। तो टॉपलिंग के लिए अपन देखते हैं क्या चीजें हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, टॉपलिंग कौन कौन से टॉर्क्स टॉपल करेंगे और किस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल होगा वो पहले निकालना इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये अगर टॉपल होगा तो किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा जो इंक्लाइन प्लेन में यहां रखा हुआ है। अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं मार्क करते हैं, देखो ये है क्या mg sin थीटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है mg cos थीटा, और इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होना है। देखो n कोशिश करता है कि टॉपल ना हो, n क्या कोशिश करता है टॉपल ना हो। अब आप खुद सोचो अगर आप ऐसे खड़े हो और आप अगर आगे झुकते जाएं तो जो फोर्स है आपके पंजे पे ज्यादा आता है और एड़ी पे कम आता है। तो अभी ब्लॉक कैसा हो रहा है, टेढ़ा होते जा रहा है, तो अगर इसको बीच से काट दें तो इस वाले पार्ट में फोर्स क्या होगा ज्यादा और इस वाले पार्ट में फोर्स क्या होगा कम। अब देखो mg sin थीटा इस O के अबाउट टॉर्क अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कैसा टॉर्क क्लॉकवाइज, तो वही तो इसको टॉपल करने की कोशिश कर रहा है। अब n अगर सेंटर से आप ऊपर लगा दोगे तो n भी क्या करेगा, इस mg sin थीटा की मदद कर देगा इसको टॉपल करने में। तो n तो यही कोशिश करता है ना कि टॉपल मत हो भाई, चीजें जैसी है वैसी रहे। और फोर्स किधर ज्यादा लगते जा रही है, टो पे, जिस तरफ झुकते जा रहा है उस तरफ फोर्स बढ़ते जा रही है। तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स है n वो स्लाइड होके कहां जाएगा, इस सरफेस तक खिसक गया। अब अपने कारण वो टॉपल नहीं कर रहा है, क्यों, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। अब इससे कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो जीरो हो गया। फिर कौन स्लाइड होगा, फ्रिक्शन के कारण कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन। दूसरा जो फोर्स है डाउनवर्ड mg cos थीटा, ये क्या कर रहा है, इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। अब टॉर्क mg sin थीटा मैक्सिमम कितना लगा सकता है, mg sin थीटा मैक्सिमम टॉर्क लगा सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 15/2, और mg cos थीटा मैक्सिमम टॉर्क कितना लगा सकता है उसको काउंटर करने के लिए 10/2, ठीक। तो टॉपल कब तक नहीं होगा, जब तक ये दोनों इक्वल हैं। तो किस एंगल पर होगा ये, mg से mg कट गया, tan थीटा बराबर तो कितना होगा 2/3, ठीक 2/3। अब ये 2/3 बताओ 60 से बड़ा है छोटा, 60 से छोटा, 2/3 क्या होगा 60 से छोटा, √3 1.73 होता है, वो तो बड़ा होता है, तो ये 60 से कम वैल्यू आ रही है, तो 60 तक तो पहुंचने का सवाल होता ही नहीं। दूसरा 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, नहीं, ब्लॉक तो अगर स्लाइड होना था तो कहां होता 60 पे, लेकिन 60 पे आने से पहले ही क्या हो रहा है, टॉपल हो जा रहा है। मतलब एंगल बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये रेस्ट पे रहेगा, और जैसे ये 2/3 वाला केस आया उसके जस्ट अलग एंगल बढ़ाए तो फिर वो स्लाइड होने से पहले ही टॉपल हो जाएगा। तो द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू अ सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल बी थीटा 60, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ये ट्रू है, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जा रहा है, टॉपल हो जा रहा है। तो ये तो थीटा 60 तक तो पहुंचने का सवाल उठता ही नहीं। समझ में आया सवाल, पक्का, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, इट इज इजियर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन अ लेवल ग्राउंड। बात सही है, पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल। इसका क्वेश्चन का वो क्या है कि अगर आप सपोज पुल कर रहे हो तो आपका जो एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक कंपोनेंट होगा इसका, वो कांटेक्ट फोर्स को क्या कर दे रहा है, कम, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम, इसलिए क्या हो जाएगा, पुल करना आसान। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इसी सेम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो कांटेक्ट फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस से नीचे लगेगा, तो वो कांटेक्ट फोर्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो पुश करना क्या होगा, मुश्किल। इसीलिए पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल, ठीक है, पहला। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये बात भी क्या है, ट्रू, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू, लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन तो ये है, फ्री बॉडी डायग्राम से, तो ये बात बी है, ठीक है, बढ़े आगे। अगला, a cloth covers a table, some dishes are kept on it, the cloth can be pulled out without dislodging the dishes from the table, ये बात क्या है, ट्रू, किसके कारण, inertia of rest, inertia of rest यानी फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। फिर बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये कौन सा लॉ,
थर्ड लॉ। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट लॉ। तो है तो दोनों ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बना। क्या बोला इस क्वेश्चन में? टू पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a। ठीक है, 2a स्ट्रिंग से अपने अटैच करें हैं और उसको क्या करें? पुल करें। द होल सिस्टम इज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट, सो द ईच मास इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर p। ठीक है, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड with a small but a constant force F. As a result, the particle move towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when the separation between them is 2x. ठीक, तो इस पॉइंट को अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? पुल कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और ये तो A है, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या चढ़ जाएगी ना ऐसा, ये तो A रहेगा। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बोला है? 2x। क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले किसका? इधर से क्या लग रहा है? टेंशन। क्या लग रहा है? टेंशन। टेंशन लग रहा है इसको। फ्रिक्शनलेस सरफेस में तो इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई सा नहीं है। और इधर क्या लग रहा है? mg। और जमीन से रिएक्शन n। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम इसका। एक mg और जमीन से रिएक्शन n। दूसरा, इस पॉइंट का भी अपन क्या बना सकते हैं? इधर से फोर्स क्या लगा रहे हैं? F। और इधर टेंशन क्या लग रहा है? T। यहां कोई मास है क्या? नहीं ना। वो F और T के रिलेशनशिप निकालने काम आएगा। कंस्टेंट लिखते थे ना, वो निकालने के काम आएगा। ये समझ में आएगा कि नहीं आ गया? अब हम लोग को सपोज ये एंगल को अपन थीटा बोल दिए, तो ये कितना होगा? T साइन थीटा। क्या होगा? T साइन थीटा। और ऊपर क्या लगेगा? T कॉस थीटा। तो क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? T साइन थीटा। तो T साइन थीटा बराबर क्या होगा? ma। T साइन थीटा बराबर क्या होगा? ma होगा। अब हमको T तो पता नहीं है, T निकालते हैं, क्योंकि आंसर क्या के टर्म्स में दिया है? F के टर्म्स में दिया है। तो अपन क्या करते हैं? यहां से एक रिलेशनशिप लिखते हैं। देखो, ये F ऊपर लगा रहे, ये क्या लगा रहे? F ऊपर लगा रहे। अगर अपन कौन से एंगल को थीटा माने थे? इस एंगल को थीटा माने थे ना, तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये क्या आएगा? T cos थीटा। और इसका कंपोनेंट क्या आएगा? T cos थीटा। ठीक, तो यहां पर तो कोई मास नहीं है स्ट्रिंग के। सपोज पुली टाइप का हो गया ना, मासलेस पुली, आइदर साइड फोर्स क्या रहेगा? सेम। कंस्टेंट लिख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं यहां पर? F बराबर 2T cos थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? F बराबर 2T cos थीटा। क्यों? मास है ही नहीं। अगर ये एक्सिलरेट भी कर रहा है पॉइंट, तो भी एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन फोर्स जीरो होगा ना। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होगा, कि m जीरो है। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो F बराबर 2T cos थीटा। तो यहां T की जगह क्या डालेंगे? F बाय 2 cos थीटा। और इधर क्या है? साइन थीटा बराबर ma। तो A बराबर क्या आ गया? F बाय 2m इंटू टेन थीटा। ठीक, तो ये आ गया F बाय 2m इंटू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? कहां है थीटा? कहां गया थीटा? कौन सा एंगल लिया था मैं? ये एंगल लिया था मैं थीटा। तो ये थीटा है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका। ये एंगल क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी। समझा? अगला क्वेश्चन क्या बोला है? टू ब्लॉक्स ए बी, मास 2m and m respectively, are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately just after the string is cut. तो कैंची किस पे चल रही है बच्चों? स्ट्रिंग पे। तो अभी क्या होगा? सब बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे होगा? ये नीचे mg लग रहा है, तो टेंशन भी कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। किसमें? m मास में। ये B है, क्या है? तो इसमें क्या लग रहा होगा? एक टेंशन लग रहा होगा।
दूसरा एक 2 mg लग रहा होगा, और बैलेंस हो गया है तो ऊपर कितना लग रहा होगा, 3 mg लग रहा होगा। T बराबर mg है ना। अब इसको क्या कर दिए, कटिंग कटिंग। जो तो टेंशन दे रहा था वो क्या हो गया, गायब। जो टेंशन दे रहा था वो गायब हो गया। तो अब इसमें ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, mg फोर्स लग रहा है नीचे, तो जो बी मास है वो क्या जाएगा, g से डाउनवर्ड। अब इसमें g का mg का कमी आ गया। अब एक्स्ट्रा फोर्स mg कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg बराबर 2m इंटू ए। तो m बराबर एक्सीलरेशन क्या होगा, g/2 से कहां जाएगा, ऊपर। हरी बस में तो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स डाउनवर्ड लगा टेंशन हटने के कारण, और इसमें जो mg कम हुआ वो अपवर्ड लगा। तो mg बराबर 2m है, तो इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड। तो एक का a g/2 और g/2, ऑप्शन ए। क्लियर। अच्छा a और b का पूछा है, तो g/2 और g, ये बी ए का नहीं पूछा, ठीक है। हरी बस में ए बी का पूछा है, समझ में आया बच्चों। बढ़े अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या बोला है, अ सर्कुलर डिस्क। कैसा डिस्क, सर्कुलर डिस्क। ये इसमें भी ग्रुप बना है भाई, वाह। इस डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन में रखा हुआ है, ठीक है। ग्रेविटी वाला चिंता नहीं, क्योंकि ग्रेविटी को नॉर्मल रिएक्शन संभाल लिया। फिर ब्लॉक ऑफ 1 kg, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ऑल द सर्फेसेस ऑफ द ग्रूव इन कांटेक्ट इज 2/5। हमको क्या बताना है, डिस्क हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। आ रही बात समझ में, वाह। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको डिस्क के फ्रेम के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 25 इधर है तो क्या कर देंगे, एक 25 इंटू एम इधर लगा देंगे, स्यूडो फोर्स। दूसरा वर्टिकल वाला अपन लिखते ही नहीं, छोड़ दो। अब ये देखो, ये डिस्क आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, डिस्क आगे जा रहा है। mg का तो कोई लेन देन है नहीं, mg के कारण तो वॉल्स पे तो कुछ नहीं आ रहा, बेस पे आ रहा है। बेस और mg एक दूसरे को संभाल लिया, वो हट गया। अब बताओ, इसको मैं आगे ले जा रहा हूं, तो ये वाला फेस कि ये वाला फेस, कौन रिएक्शन लगा रहा होगा, ऊपर वाला फेस, ठीक। तो ऊपर वाला फेस रिएक्शन लगा रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, एन। हरी बात समझ, फ्रिक्शन, ठीक। तो फ्रिक्शन देखो, अभी अपन ऐसा देखें, इसमें जो फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स, इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट डाउन होगा, तो फ्रिक्शन का लगेगा, ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर, ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को बस रिजॉल्व करना है, और सारे फोर्सेस तो हो गए, और कोई सा फोर्स बचा नहीं, ये समझ में आ गया। अब तो देखो, कौन सा एंगल थीटा कितना दिया है, कुछ दिया है, कहीं तो दिया होगा। अच्छा ये, ओ माय गॉड, 4/5 और 3/5 मतलब 37, कितना दिया थीटा, 37। तो 37 कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये आपका कितना है, 37। ये कितना है, 37। और ये 37 है, ठीक। तो इसका परपेंडिकुलर ये, और इस तो इसके पैरेलल है, तो ये 37 तो ये 53, ये 37 है तो ये 53, समझ में। अब ये 37 ये 53 हो गया। अब क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं। तो ये क्या आएगा, 25 इंटू एम इंटू कॉस 53, ये लगेगा किधर, इस तरफ, और नीचे क्या लगेगा, 25 एम इंटू साइन 53, ये क्या लगेगा, नीचे, ठीक। और फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि सपोज ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, मान के चले, ग्रूव के अलोंग क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, हम लोग मान के चले, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो मैक्सिमम लगेगा। तो कितना होगा, म्यू इंटू एन, क्या होगा, म्यू इंटू, हाँ, एक तो म्यू इंटू एन लग रहा है, एक फ्रिक्शन, हाँ, क्योंकि वो भी अलोंग लग रहा है, तो वो भी ऊपर की तरफ लगेगा, म्यू इंटू एम जी, ठीक। एक म्यू इंटू एन और एक म्यू इंटू एम जी, क्लियर बात। अब ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है, डाउन। अब फ्रिक्शन तो एक्सेलरेट नहीं कराएगा ना इसको, तो ये एक्सेलरेशन कहां कर रहा है, डाउनवर्ड, ये तो मानते हो ना। अब सबसे पहले एन का वैल्यू निकालते हैं। एन का वैल्यू कितना आ गया, ये तो डायरेक्ट है, एन बैलेंस्ड है, अलोंग द ग्रूव कोई मोशन नहीं हो रहा, तो एन बराबर कितना आ गया, cos 53, 3/5, तो 3/5, 5 3 जा 15, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 15 न्यूटन, कितना आ गया, 15 न्यूटन। अब
नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 25 इंटू 1 इंटू साइन 53 4/5 माइनस माइनस फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना दिया है 2/5, तो 2/5 इंटू 15 माइनस म्यू इंटू एम जी, तो 10, तो 2/5 इंटू 10 बराबर m इंटू ए, ये होगा नेट एक्सीलरेशन। अब 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो a बराबर 10 है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द ग्रूव। हाँ आगे भी जा रहा है ग्रूव के साथ साथ, लेकिन हमको रेस्पेक्ट टू क्या बताना है, रेस्पेक्ट टू डिस्क, तो डाउनवर्ड है। आ गया 10, समझ में आया बात, पक्का क्लियर है कि नहीं, क्लियर, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपना क्या खत्म हो गया यहाँ, एडवांस क्वेश्चन एनएलएम का भी खत्म हो गया। ठीक है, इससे पुराना आप चाहे तो बना सकते हो, 2006 तक अपन पहुंच गए, 2005, 2004, 2003 ये सब का बनाओगे, अगर शौक है ए ट्रिपली वगैरह भी बना सकते हो, ऐसा कोई चिंता का बात नहीं। क्लियर, क्वेश्चन छूटा तो नहीं? हाँ, कोई क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो ऐसा होगा कि उसमें दूसरे चीजों का भी यूज हो रहा होगा, जैसे जब उसमें सपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन ज्यादा हैवी होगा तो वो उसको एसएचएम का जब एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ले लेंगे। किसी में फोर्स ड्यू टू वो होता है मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंट्स फोर्स और ये सब होता है, तो उसमें वो पार्ट ज्यादा होगा, तो 12th में जो चीजें पढ़ते हैं वो ज्यादा होगा तो वो ले लेंगे। किसी में फ्लूइड मैकेनिक्स ज्यादा यूज होगा तो उसमें पढ़ेंगे। तो ऐसा होगा कि पूरा जब टॉपिक हो जाएगा तो ओवरऑल हर चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, पक्का? चलिए अगला क्या टॉपिक पढ़ना है फिर, अगला बनाएंगे वर्क एनर्जी पावर। ठीक है।